Hello students, welcome in this session of class, and we are studying p block elements, and in this session we are discussing about 17 group element. And in last class we have seen some properties of chlorine. हमने क्लोरीन की कुछ properties and reactions discuss की थी last class में. Now in this class we will discuss about oxo acids of halogens and interhalogens. हम यहाँ पर oxo acid halogens के और interhalogen compounds की बात करेंगे. तो सबसे पहले oxo acids क्या होते हैं halogens के? oxo acids में क्या होता है कि एक हेलोजन और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन तीनों मिलकर स्पीशीज बनाते हैं, उसे हम ऑक्सो एसिड कहते हैं हेलोजेंस के. इनकी जो नेचर होती है वो होती है एसिडिक, इसी वजह से इसे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस कहा जाता है. हेलोजेंस के ऑक्सो एसिड इनको कहा जाता है. तो ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? जब हेलोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ जुड़े हुए हो या एक ही स्पीसीज में प्रेजेंट हो तो इस स्पीसीज को हम हेलोजेंस के ऑक्सो एसिड कहते हैं. नाउ जो ऑक्सो एसिड्स है वो 4 टाइप्स के होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स. सबसे पहला है HOX टाइप का, जिसको हम हेलिक फर्स्ट या हाइपोहेलस एसिड भी कहते हैं. HOX में क्या होगा? एक हेलोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा हाइड्रोजन से, और यही हाइड्रोजन यहाँ पर एसिडिटी शो करेगा. तो HOX टाइप का जो ऑक्सो एसिड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेलिक फर्स्ट. यहाँ पर फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है और हाइपोहेलस एसिड इसका नाम हो सकता है. हेलिक फर्स्ट भी बोल सकते हैं या हाइपोहेलस एसिड भी बोल सकते हैं. हम आगे देखेंगे इनके नाम हेलोजेंस के. एंड नेक्स्ट इज HOXO. सिंपली इसमें क्या है, एक हेलोजन दो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है और हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है. तो सिंपली HOXO टाइप का जो ऑक्सो एसिड है उसको बोलते हैं हेलिक थर्ड या हेलस एसिड. हेलिक थर्ड या हेलस एसिड. यहाँ पर हम देख चुके हैं कि जो क्लोरीन है या जो हेलोजन ऑक्सो एसिड फॉर्म कर रहा है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है हेलिक थर्ड. मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हेलोजन की होगी थर्ड. तो यहाँ पर फर्स्ट से थर्ड में कन्वर्ट हो गया. फर्स्ट वाले को हमने नाम दिया है हेलिक फर्स्ट या हाइपोहेलस. तो जो थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हेलोजन होगा उसको हमने नाम दिया हेलिक थर्ड या हेलस एसिड. वो हाइपोहेलस से हेलस में आ गया, मीन्स उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई. नाउ अगर इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड कर दे, बढ़ा दे, तो हमारे पास नया ऑक्सो एसिड बनेगा HOXO2, जिसको हम हेलिक 5 या हेलिक एसिड भी कह सकते हैं. मीन्स एक हेलोजन 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा जो कि एसिडिटी शो कर रहा है. तो यहाँ पर जो हेलोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा. इसी वजह से यहाँ पर इसका नाम है हेलिक 5 या फिर हम इसको बोलेंगे हेलिक एसिड, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से 5 पर आ चुका है. इस वजह से अस से इक हो चुका है, हेलस से हेलिक हो चुका है. नाउ अगर हम इसमें एक और ऑक्सीजन इंक्रीज कर दें तो हमारे पास नया ऑक्सो एसिड फॉर्म होगा HOXO3, जिसको हम बोलेंगे हेलिक 7 या पर हेलिक एसिड. यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हेलोजन की होगी 7 और पर हेलिक इसलिए बोला है क्योंकि हेलिक से भी ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, 5 से 7 पर आ गया, इसलिए इसका नाम दिया है हमने पर हेलिक एसिड. सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ oxo acids. Now we will talk about some facts of oxo acid. oxo acids के facts की बात करते हैं. तो फ्लोरीन ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केवल एक ही टाइप का ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है, वो है HOF. मीन्स HOX टाइप का ऑक्सो एसिड ही फॉर्म करता है. और HOX टाइप के ऑक्सो एसिड को हम बोलते हैं हेलिक फर्स्ट. तो इसका नाम होगा फ्लोरिक फर्स्ट ऑक्सो एसिड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हाइपोहेलस की फॉर्म में हाइपोफ्लोरस एसिड HOF. तो यहाँ पर केवल एक ही ऑक्सो एसिड आ रहा है फ्लोरीन की ओर से
HOF, जिसको हम फ्लोरिक फर्स्ट या हाइपोफ्लोरस एसिड कह सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी नाम हो सकता है। नाउ हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के जो ऑक्सो एसिड्स हैं उनकी बात कर सकते हैं। नाउ कि जो क्लोरीन है वो HOCl बनाएगा, तो ब्रोमीन HOBr और आयोडीन HOI। क्लोरीन के केस में हम इसको बोल सकते हैं क्लोरिक फर्स्ट एसिड या हाइपोक्लोरस एसिड। ब्रोमीन के केस में हम बोल सकते हैं ब्रोमिक फर्स्ट एसिड। आयोडीन के केस में बोल सकते हैं आयोडिक फर्स्ट एसिड, या ब्रोमीन के केस में जो दूसरा नाम होगा वो होगा हाइपोब्रोमस एसिड, एंड आयोडीन के केस में होगा हाइपो आयोडस एसिड। सिंपली नाउ HOXO टाइप का जो दूसरा ऑक्सो एसिड है वो केवल क्लोरीन ही फॉर्म करता है, तो यहाँ पर HOClO या इसको HClO2 भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम होगा क्लोरिक थर्ड एसिड। थर्ड यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, या फिर इसका दूसरा नाम हो सकता है हेलस एसिड मीन्स क्लोरस एसिड। नेक्स्ट जो ऑक्सो एसिड की बात करें तो वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों फॉर्म करते हैं HClO3, HBrO3 एंड HiO3। नेम होगा इनका रेस्पेक्टिवली क्लोरिक 5 या क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक 5 या ब्रोमिक एसिड, आयोडिक 5 या आयोडिक एसिड इसका नाम होगा। नेक्स्ट लास्ट टाइप का जो ऑक्सो एसिड है वो है HClO4, HBrO4 और HiO4 टाइप का ऑक्सो एसिड। नाम होगा इनका क्लोरिक 7, ब्रोमिक 7, आयोडिक 7 एसिड, या फिर पर क्लोरिक, पर ब्रोमिक एंड पर आयोडिक एसिड। तो सिंपली वी कैन लर्न कि जो फ्लोरीन है एक ही टाइप का बना रहा है, HOF टाइप का हेलिक फर्स्ट एसिड बना रहा है, जबकि जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है वो सारे टाइप के बना रहे हैं एक्सेप्ट HClO2 ऑक्सो एसिड। HClO2 टाइप का ऑक्सो एसिड केवल क्लोरीन ही बनाता है, ब्रोमीन और आयोडीन नहीं बनाते हैं। तो सिंपली वी कैन लर्न कि हेलिक फर्स्ट, थर्ड, 5 एंड 7, 1, 3, 5 एंड 7 के रेस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हुए ऑक्सो एसिड फॉर्म करते हैं। हाइपोहेलस नाम है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज कर देंगे तो हेलस, थर्ड में और इंक्रीज कर दिया 5 तो हेलिक, और 7 हो गया तो पर हेलिक, यहाँ पर एसिड इनका नाम हो गया। इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल है एकदम स्ट्रक्चर। हाइपोक्लोरस एसिड की बात करें फॉर एग्जांपल तो क्लोरीन के पास यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर से ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हुए हैं लोन पेयर के फॉर्म में। तो एक लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। नाउ अगर क्लोरस एसिड की बात करें तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया है, इस वजह से यहाँ पर जो क्लोरीन का एक लोन पेयर है वो बिजी हो गया है यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में, और यहाँ पर क्लोरस एसिड में क्लोरीन और ऑक्सीजन में के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया है, और जो बाकी की जो स्ट्रक्चर है रेस्ट स्ट्रक्चर है सेम है हाइपोक्लोरस एसिड की तरह। यहाँ पर अगर क्लोरिक एसिड की बात करें तो सिंपली जो एक यहाँ पर लोन पेयर है वो भी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में बिजी हो गया है, और रेस्ट स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। पर क्लोरिक एसिड की बात करें तो जो बचा हुआ एक और लोन पेयर है क्लोरीन का वो भी यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, और यहाँ पर क्लोरिक एसिड की स्ट्रक्चर बनेगी। तो सिंपली यू कैन लर्न दीज स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। नाउ अगर ऑक्सो एसिड्स की एसिडिटी की बात करें तो एसिडिटी डिक्रीज होगी अप टू डाउन चलने पर, मीन्स HOCl हाइपोक्लोरस एसिड की सबसे ज़्यादा एसिडिटी होगी, उसके बाद हाइपोब्रोमस और उसके बाद हाइपो आयोडस एसिड की एसिडिटी होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम अप टू डाउन जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी, और हाइड्रोजन की रिलीज होने की पॉसिबिलिटी वो भी कम होती जाएगी। इस वजह से HOCl यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। और अगर हम यहाँ पर सेम हेलोजन ऑक्सो एसिड की बात करें कि जिनमें हेलोजन सेम हो लेकिन ऑक्सो एसिड्स
डिफरेंट डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक एसिड की बात करें तो परक्लोरिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद क्लोरिक, फिर क्लोरस, फिर हाइपोक्लोरस एसिड की एसिडिटी आएगी। यहाँ पर रीजन है क्योंकि अगर यहाँ पर जो हाइड्रोजन रिलीज होने के बाद जो एनायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा परक्लोरिक एसिड में होगी कंपेयर टू क्लोरिक एसिड, और क्लोरिक एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू क्लोरस एसिड के एनायन की, और क्लोरस एसिड के एनायन की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी हाइपोक्लोरस एसिड के एनायन से। इस वजह से यहाँ पर एसिडिटी का ऑर्डर होगा फॉर सेम हेलोजन ऑक्सो एसिड्स के लिए। हैज़ यहाँ पर जो एनायन फॉर्म होगा उसमें जितने कम लॉन पेयर प्रेजेंट होंगे उतना ही कम वहाँ पर रिपल्शन होगा, और रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। इस वजह से एसिडिटी यहाँ पर ऑर्डर यह शो करेगी। नाउ ओवर लास्ट टॉपिक इज इंटर हेलोजन्स या इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो एकदम सिंपल टॉपिक है ये भी हेलोजन्स का। तो सिंपली इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एज वी नो कि जी अगर हेलोजन एक दूसरे से रिएक्शंस कर लेते हैं तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है उनको हम इंटर हेलोजन कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड्स फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ हेलोजन्स विद ईच अदर आर कॉल्ड इंटर हेलोजन्स या इंटर हेलोजन कंपाउंड। जनरल फॉर्मूला होता है इनका एक्स एक्स डैश एन। यहाँ पर एक्स और एक्स डैश दोनों ही हेलोजन है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट हेलोजन होंगे। यहाँ पर जो एक्स है मीन्स जो आगे वाला हेलोजन होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला या लार्ज साइज वाला हेलोजन होगा, और सेंट्रल एटम के फॉर्म में भी वही वर्क करेगा। नाउ जो हेलोजन्स है वो 4 टाइप्स के इंटर हेलोजन्स कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि ऑक्सो एसिड्स भी 4 टाइप्स के थे, एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स 5 डैश एंड एक्स एक्स 7 डैश। जैसे वहाँ पर ऑक्सो एसिड्स में +1 +3 +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, उसी तरह यहाँ पर 1 3 5 7 टाइप के 4 टाइप्स के इंटर हेलोजन्स कंपाउंड फॉर्म होंगे, 4 तरीके के। नाउ कि जैसे जैसे सेंट्रल एटम का मीन्स एक्स का एटॉमिक साइज ज़्यादा बढ़ता जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, तो उसकी जो अदर हेलोजन को अटैच करने की जो पावर होगी, स्ट्रेंथ होगी, वो भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अप टू डाउन चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और साइज इंक्रीज होगा। उस वजह से साइज इंक्रीज होने की वजह से जो एटम है हमारा हेलोजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेलोजन्स को जोड़ सकता है, अटैच कर सकता है। इस वजह से केवल आयोडीन ही एक ऐसा हेलोजन है जो एक्स एक्स डैश 7 टाइप का इंटर हेलोजन फॉर्म करता है, जो कि है IF7। यही जो रीज़न है इसका, IF7 ही शो करता है, इसके अलावा और कोई भी इंटर हेलोजन कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है। इसका रीज़न है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन एंड लार्ज साइज। सो यू कैन हियर प्रेडिक्ट, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्स होगा मीन्स आगे वाला हेलोजन होगा वो कभी भी फ्लोरीन नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है और साइज भी सबसे छोटा होता है। और यहाँ पर जो एक्स डैश होगा मीन्स जो सबसे लास्ट वाला नेक्स्ट वाला हेलोजन होगा वो कभी भी आयोडीन नहीं होगा, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर सबसे कम है और साइज सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर इजीली ये जो फैक्ट है वो इंटर हेलोजन्स को फॉर्म करने में वर्क करेगा, काम आएगा। नाउ नोमेनक्लेचर की बात करें तो सिंपली इंटर हेलोजन्स का जो नाम लेते हैं वो इंटर हेलोजन्स के अकॉर्डिंग ही लेते हैं, अकॉर्डिंग टू हेलोजन हैलाइड। मीन्स जो सबसे पहले हेलोजन है उसका नाम हेलोजन और लास्ट वाले का हैलाइड। एग्जाम्पल के लिए BrCl को बोलेंगे ब्रोमीन क्लोराइड, ICl3 को आयोडीन ट्राइक्लोराइड और IF7 को बोलेंगे आयोडीन हेप्टा फ्लूओराइड। नाउ प्रिपरेशन की बात करें तो सिंपली इंटर हेलोजन्स को हम 2 टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं, कि या तो डायरेक्ट हेलोजन्स की रिएक्शन करवा दो, या फिर जो हेलोजन्स इंटर हेलोजन्स हमारे पास फॉर्म हुए हैं या बने हुए हैं उनकी वापस से हेलोजन से
रिएक्शन करवाकर हम हायर इंटर हैलोजेंस निकाल सके, प्राप्त कर सके, फॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पर 4 टाइप्स के हमारे पास इंटर हैलोजेंस है। सिंपली एक्स डैश टाइप के जो इंटर हैलोजेंस होंगे उनका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और सारे के सारे लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, जबकि x3 टाइप के जो इंटर हैलोजेंस होंगे वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे और उनका शेप होगा बैंड टी शेप और सी शेप शो करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टाइप का है x5 उनका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 एंड स्ट्रक्चर होगी स्क्वायर पायरामिडल। और XX-7 जो कि केवल एक ही हमारा इंटर हैलोजन है IF7 उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3 और जो शेप स्ट्रक्चर होगी वो होगी पेंटागोनल बाई पायरामिडल। तो सिंपली इन 4 टाइप्स के जो हमारे पास इंटर हैलोजेंस है VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग इनके हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर एंड शेप को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं ClF हमारा सबसे पहला इंटर हैलोजन है। इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे तो सिंपल है कि जब क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों को इक्विमोलर वॉल्यूम में लें, सेम वॉल्यूम में लेंगे तो हमारे पास ClF का फॉर्मेशन होगा। BrF का फॉर्मेशन भी इसी तरह होगा। ब्रोमीन और फ्लोरीन को एक साथ लेना है। IF का फॉर्मेशन भी इस तरह होगा। इक्विमोलर आयोडीन और फ्लोरीन लेंगे, हीट करेंगे। BrCl जो ब्रोमियम क्लोराइड है उसका भी फॉर्मेशन ऐसा होगा कि ब्रोमीन और क्लोरीन को इक्विमोलर वॉल्यूम में लेकर हम यहाँ पर BrCl का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह IBr का प्रिपरेशन होगा। आयोडीन और ब्रोमीन को इक्विमोलर वॉल्यूम में लेकर इनको हीट करेंगे तो IBr का फॉर्मेशन होगा और ICl का फॉर्मेशन भी इसी तरह कर सकते हैं। तो सिंपली जो X टाइप का हमारे पास जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है वो सिंपली सारे के सारे हैलोजन कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। क्लोरीन फ्लोरीन के साथ, ब्रोमीन भी फ्लोरीन के साथ, आयोडीन भी फ्लोरीन के साथ, Cl Bri तीनों फ्लोरीन के साथ, उसके बाद ब्रोमीन क्लोरीन के साथ और आयोडीन क्लोरीन के साथ और आयोडीन ब्रोमीन के साथ। तो सिंपली हम ये जो 6 टाइप के XX- टाइप के जो इंटर हैलोजेंस हैं इनको याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं इजीली और हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर या शेप हम इसका VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिजिकल स्टेट एंड कलर में ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर जो ICl है उसका पता होना चाहिए कि टू फॉर्म में होता है यहाँ पर, अल्फा और बीटा फॉर्म में, जबकि जो IF है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। और ICl और IBr यहाँ पर सॉलिड है, बाकी सारे के सारे गैस होते हैं। ClF3 की बात करें तो यहाँ पर ClF3 की प्रिपरेशन के लिए सिंपली यहाँ पर हमको क्लोरीन यहाँ पर फ्लोरीन से कम क्वांटिटी में है तो हम क्लोरीन को मिनिमम क्वांटिटी में लेंगे और फ्लोरीन को एक्सेस में लेंगे तो ClF3 हमको यहाँ पर इजीली मिल जाएगा। या फिर हम ClF जो हमने पहले प्राप्त किया है, पहले जो फॉर्म किया है ClF जो हमारा लोअर इंटर हैलोजन है उसकी फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वापस से हमको ClF3 मिल जाएगा। BrF3 की बात करें तो सिंपली ब्रोमीन को मिनिमम अमाउंट में और फ्लोरीन को एक्सेस में लेकर BrF3 सिंपली प्रिपरेट कर सकते हैं। IF3 की बात करें तो आयोडीन और फ्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे, हीट करेंगे, यहाँ पर फ्लोरीन एक्सेस में होगा। इसी तरह ICl3 की फॉर्मेशन करेंगे तो आयोडीन की रिएक्शन क्लोरीन की एक्सेस में कराएंगे और हीट करेंगे तो ICl3 हमको यहाँ पर मिलेगा। 4 टाइप्स के यहाँ पर इंटर हैलोजन है XX-3। यहाँ पर जो ICl3 है वो डाइमेराइज होकर I2Cl6 का फॉर्मेशन करता है। तो XX-3 टाइप के इंटर हैलोजेंस की बात करें तो सिंपली क्लोरीन फ्लोरीन के साथ, ब्रोमीन फ्लोरीन के साथ और आयोडीन फ्लोरीन के साथ, तीनों केसों में तो इंटर हैलोजेंस फॉर्म होंगे ही होंगे। उसके अलावा आयोडीन क्लोरीन के साथ ही यहाँ पर इंटर हैलोजन फॉर्म कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर 4 टाइप्स की इंटर हैलोजन होंगी XX-3 में, जबकि जो XX- टाइप का था उसमें 6 टाइप के थे। वहाँ पर आयोडीन ब्रोमीन के साथ भी बना रहा था, आयोडीन क्लोरीन के साथ भी बना रहा था और ब्रोमीन क्लोरीन के साथ भी वहाँ पर फॉर्म
कर रहा था इंटर हेलोजन कंपाउंड, तो इजीली यू कैन लर्न। नाउ XX-5 की बात करें तो यहाँ पर केवल 3 टाइप्स के ही हमको इंटर हेलोजन्स देखने को मिलेंगे। आयोडीन फ्लोरीन के साथ, IF5 ब्रोमीन फ्लोरीन के साथ और क्लोरीन फ्लोरीन के साथ, BRF5 एंड CLF5। तो सिंपली आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन तीनों की फ्लोरीन की एक्सेस में रिएक्शन करवाएंगे। एक्सेस यहाँ पर अपर जो इंटर हेलोजन्स थे उससे ज़्यादा होगी, रिएक्शन करवाएंगे, हीट करेंगे तो हमको यहाँ पर IF5, BRF5 और CLF5 क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड हमको मिलेगा सिंपली। और जो हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर उसकी पहले ही बात कर चुके हैं यहाँ पर। एंड जो लास्ट वाला हमारा XX-7 वाला केवल एक ही टाइप का इंटर हेलोजन है, IF7 टाइप का। तो सिंपली 7F2 के साथ मीन्स फ्लोरीन का और भी ज़्यादा एक्सेस लेंगे तो हमको IF7 यहाँ पर मिलेगा, जो कि कलरलेस गैस है। तो सिंपली कि जो XX टाइप का है वो 6 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के कॉमन है। उसके अलावा ब्रोमीन क्लोरीन के साथ, आयोडीन क्लोरीन के साथ और आयोडीन ब्रोमीन के साथ बना रहे हैं वहाँ पर। जबकि XX-3 में बात करें तो तीनों टाइप के कॉमन है, फ्लोरीन के साथ तीनों के तीनों फॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा आयोडीन क्लोरीन के साथ यहाँ पर फॉर्म कर रहा है और आयोडीन फ्लोरीन के साथ यहाँ पर IF3 फॉर्म कर रहा है। XX-5 की बात करें तो केवल आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन तीनों केवल फ्लोरीन के साथ ही रिएक्ट करके बना रहे हैं और IF7 केवल एक ही टाइप का यहाँ पर इंटर हेलोजन प्रेजेंट है। तो इजीली वी कैन लर्न। नाउ सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हेलोजन्स की कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें तो सारे के सारे जो बॉन्ड होंगे वो होंगे कोवेलेंट इंटर हेलोजन्स के। जो इनकी नेचर होगी वो डायमैग्नेटिक होगी, मीन्स सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा इसमें। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है इंटर हेलोजन्स की वो इन बिटवीन होती है। जिन दो हेलोजन से इंटर हेलोजन्स बने हुए होते हैं उनके बीच की फिजिकल प्रॉपर्टी इन इंटर हेलोजन्स की होती है, मीन्स वो एक हेलोजन से ज़्यादा और दूसरे हेलोजन से कम। लेकिन यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात आती है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंटर हेलोजन्स के बनने वाले मीन्स कंस्टिट्यूएंट हेलोजन से ज़्यादा होते हैं। इसका रीज़न ये है कि इंटर हेलोजन्स बनने के बाद जो बॉन्ड होता है उसमें ज़्यादा पोलरिटी प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो इंटर हेलोजन्स होते हैं वो डिफरेंट हेलोजन्स के बीच में होते हैं। इस वजह से यहाँ पर पोलरिटी बॉन्ड की ज़्यादा होगी। इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल से ज़्यादा होगा इंटर हेलोजन्स का। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि जो फ्लोरीन है F2, उसमें जो रिएक्टिविटी है फ्लोरीन की वो ड्यू टू फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड के कारण सबसे ज़्यादा होगी अदर इंटर हेलोजन्स के कंपैरिजन में। यहाँ पर फ्लोरीन 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 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। इस वजह से फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। इस वजह से F2 की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, इंटर हेलोजन्स से भी ज़्यादा होगी। जबकि जो इंटर हेलोजन्स है F2 के अलावा जितनी भी इंटर हेलोजन्स है उनकी रिएक्टिविटी F2 के अलावा सारे हेलोजन्स से ज़्यादा होगी, मीन्स Cl2 से ज़्यादा, Br2 से ज़्यादा और I2 से ज़्यादा इंटर हेलोजन्स की रिएक्टिविटी होगी ड्यू टू मोर पोलर बॉन्ड। लेकिन सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी फ्लोरीन की। नाउ अगर हम किसी इंटर हेलोजन की बात करें और इंटर हेलोजन्स की रिएक्टिविटी की बात करें तो अगर इंटर हेलोजन एक ही टाइप के हैं लेकिन उनका सेंट्रल एटम या सेंट्रल हेलोजन अलग अलग है तो जो रिएक्टिविटी होगी वो ClBr के ऑर्डर में डिक्रीजिंग होगी। मीन्स एग्जांपल के लिए क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के हम ट्राईफ्लोराइड लें तो सबसे ज़्यादा होगा ClF3 क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड की रिएक्टिविटी, उसके बाद ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड की और उसके बाद आयोडीन ट्राईफ्लोराइड की रिएक्टिविटी होगी। लेकिन अगर एक ही हमारे पास हेलोजन हो मीन्स सेंटर जो हेलोजन या सेंट्रल एटम है वो सेम हो लेकिन इंटर हेलोजन डिफरेंट हो तो वो डिपेंड करता है कि हेलोजन से सबसे ज़्यादा फ्लोरीन एटम जिस हेलोजन से अटैच होंगे वही इंटर हेलोजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। एग्जाम्पल के लिए BrF5
BrF3 और BrF में से BrF5 में 5 फ्लोरीन ब्रोमीन से अटैच हैं तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, जबकि BrF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की कम और बोरॉन फ्लोराइड की सबसे कम यहाँ पर रिएक्टिविटी होगी। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ इंटर हैलोजेंस की अगर बात करें तो सिंपली जितना ज़्यादा या डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, कि अगर हम एक सबसे टॉप वाला और सबसे बॉटम वाला अगर हैलोजन ले तो दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होगा, और जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही वो थर्मली स्टेबल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको बहुत ही कम पावर से अट्रैक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हम कह सकते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है जैसे ही डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन हैलोजन डिक्रीज होती है। मींस जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा डिफरेंस हैलोजन्स के बीच में उतनी ही स्टेबिलिटी उनकी कम होगी। एग्जांपल के लिए आयोडीन फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे दूर है, ब्रोमीन फ्लोरीन, फिर उसके बाद क्लोरीन फ्लोरीन की बात आ गई, उसके बाद आयोडीन क्लोरीन, उसके बाद आयोडीन ब्रोमाइड और उसके बाद ब्रोमीन क्लोराइड यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर शो करेंगे। सबसे ज़्यादा आयोडीन फ्लोराइड और सबसे कम ब्रोमीन क्लोराइड, क्योंकि ब्रोमीन क्लोराइड सबसे पास में है और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है डिफरेंस है वो सबसे कम है। नाउ हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो सिंपली जो इंटर हैलोजेंस हैं वो रिएक्शन करके हैलाइड और ऑक्सो एसिड का फॉर्म करते हैं। ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन इस प्रकार होता है, यह हाइड्रो हैलोजेंस ऑक्सो एसिड्स को फॉर्म करते हैं। तो सिंपली हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हैलाइड भी बनेगा और ऑक्सो एसिड भी बनेगा। यहाँ पर जो स्मॉल साइज वाला हैलोजन है, मीन्स जो राइट साइड वाला हैलोजन है वो हैलाइड फॉर्म करेगा, और जो लार्ज साइज वाला हैलोजन है मीन्स लेफ्ट साइड वाला जो हैलोजन है वो ऑक्सो एसिड फॉर्म करेगा। और एग्जाम्पल के लिए अगर हम आयोडीन क्लोराइड का अगर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आयोडीन लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो यहाँ पर आयोडीन का बनेगा ऑक्सो एसिड, और क्लोरीन राइट साइड में प्रेजेंट है तो इसका बनेगा हैलाइड हाइड्रोजन क्लोराइड। सिंपली रिएक्शन ClF3 BrF5 और IF7 के लिए होगी, क्योंकि इन तीनों में फ्लोरीन राइट साइड में प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा, जबकि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो ऑक्सो एसिड इनका बनेगा। और ऑक्सो एसिड किस टाइप का बनेगा वो डिपेंड करता है कि कितने मोल्स ऑफ वाटर वहाँ पर प्रेजेंट है, मीन्स ऑक्सीजन कितनी अवेलेबल है। तो ClF3 क्लोरस एसिड बना रहा है, BrF5 ब्रोमिक एसिड बना रहा है, जबकि IF7 परायोडिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। इंटर हैलोजेंस जो 4 टाइप्स के हमने पढ़े हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है या शेप है उसको हम इजीली VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, और जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो भी बता सकते हैं। इंटर हैलोजेंस जो होते हैं वो फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं, मीन्स किसी स्पीशीज से रिएक्ट करके उसमें फ्लोरीन को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल ClF3 ये सेम वैसे ही होगा जैसे हमने ऑक्साइड्स में पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन का फ्लोराइड है O2F2 वो रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है और वो फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा था, वहाँ पर प्लूटोनियम को अलग कर रहा था। यहाँ पर ClF3 यूरेनियम से रिएक्ट करके उसको UF6 यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है और इसको बाद में सेव कर लिया जाता है, और ज़रूरत पड़ने पर एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वापस से यूरेनियम फ्यूल की तरह इसको वापस से यूज किया जाता है। तो इंटर हैलोजेंस फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह भी वर्क करते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज हाइड्रोक्लोराइड HCl। HCl की बात करें तो बहुत ही मोस्ट कॉमन नॉन कंपाउंड है हमारा ये हाइड्रोजन क्लोराइड इसको बोलते हैं। कैसा होता है, कलरलेस और पंजेंट स्मेल गैस होती है, तीखी गंध वाली गैस होती है। प्रिपरेशन की बात करें तो जब हमने क्लोरीन गैस का प्रिपरेशन मेथड पढ़े तो उसमें हमने एक मेथड पढ़ा था कि HCl का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में तो हमको वहाँ पर Cl2 गैस मिली थी।
और उसके बाद हमने NaCl से भी पढ़ा था कि अगर NaCl और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्ट कराएंगे और उसमें भी MnO2 का यूज़ करेंगे तो भी हमको क्लोरीन गैस मिली थी। वहाँ पर एक्चुअल में NaCl और H2SO4 की जब रिएक्शन हो रही थी तो वहाँ पर HCl का फॉर्मेशन हो रहा था और HCl का फॉर्मेशन होने के बाद वो MnO2 से रिएक्ट करके क्लोरीन गैस फॉर्म कर रहा था। सिंपल यहाँ पर भी अगर NaCl को H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया जाएगा तो यहाँ पर HCl का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो सोडियम बाइसल्फेट और HCl बनता है तो इसे हम साल्ट केक भी कहते हैं। यहाँ पर जो सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना है इसकी अगर वापस से हम NaCl सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करा दें और मिक्सचर को गर्म कर दें तो वापस से हमको HCl मिलता है और सोडियम सल्फेट बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्राफ्ट प्रोसेस। नाउ हाइड्रोजन क्लोराइड की जो HCl है उसकी जो नेचर होती है जो वो एसिडिक नेचर होती है। सिंपली स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन H3O+ फॉर्म करता है। HCl अगर एक्वस फॉर्म में लें HCl गैस को तो इसका नाम बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर HCl गैस लिक्विड फॉर्म में है हमारे पास, एक्वस फॉर्म में या एक्वस सॉल्यूशन है HCl गैस का तो उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है। सिंपली आपने लैब में भी ये रिएक्शन की होगी कि अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बनाती है जो कि वाइट फ्यूम्स के रूप में इवॉल्व होती है, निकलती है। एक्वा रेजिया आता है, एज वी हैव स्टडीड ऑलरेडी, हमने पहले पढ़ चुके हैं नाइट्रिक एसिड में। जो एक्वा रेजिया होता है वो 1:3 रेशियो होता है नाइट्रिक एसिड और HCl का। HNO3 यहाँ पर 1 रेशियो में और HCl 3 रेशियो में होता है। इन दोनों का मिक्सचर होता है, दोनों के दोनों कंसनट्रेटेड होते हैं। इन दोनों के 1:3 रेशियो के मिक्सचर को ही एक्वारेजिया बोलते हैं। एक्वारेजिया इज मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल क्योंकि यहाँ पर जो कुछ नोबल मेटल्स होते हैं जैसे जैसे गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, इनको केवल एक्वारेजिया ही घोल सकता है या एक्वारेजिया ही डिसोल्व कर सकता है। एक्चुअल में क्या होता है, एक्वारेजिया ऑरम और प्लेटिनम जैसे नोबल मेटल से रिएक्ट करके सोल्यूबल प्रोडक्ट बनाता है। ऑरम से रिएक्ट करके ये बनागा AuCl4- जिसका नाम है टेट्राक्लोरोओरेट थर्ड, और प्लेटिनम से रिएक्ट करके PtCl6 2- जिसका नाम है हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 4। तो यहाँ पर एक्वारेजिया जब अलग होगा या रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर नेसेंट क्लोरीन बनती है। यही नेसेंट क्लोरीन इन नोबल मेटल से रिएक्ट करके इनको डिसोल्व कर लेती है और इनको अलग कर लेती है। इसी वजह से एक्वारेजिया में नोबल गैसेस डिसोल्व होती हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट क्लोरीन एज वी हैव स्टडीड ऑलरेडी। नाउ अगर हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड की हम रिएक्शन वीक एसिड से करवाएं तो सिंपली हमको साल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन HCl से कराएं तो सोडियम का साल्ट NaCl मिला है हमको। उसके अलावा तीनों में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो H2O के मॉलिक्यूल्स मिले हैं। कार्बोनेट की बात हो रही है तो CO2 वापस नीचे, सोडियम बाइकार्बोनेट में CO2 मिल रहा है, और सल्फाइड की बात हो रही है तो हमको SO2 गैस यहाँ पर मिल रही है। तीनों के तीनों रिएक्शंस को डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी कहते हैं। ये कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फाइड का डिकम्पोजिशन यहाँ पर कर रहा है HCl। इसी तरह ये साल्ट वीक एसिड्स का डिकम्पोजिशंस कर देता है। ना इसके यूजेस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। शुगर इंडस्ट्री में शुगर्स को रिफाइन करने में, टैनिंग में, चमड़ा उद्योग में, एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स, बोन से जो ग्लू बनाई जाती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा प्यूरिफिकेशन ऑफ बोन ब्लैक, बोन ब्लैक के प्यूरिफिकेशन में भी हाइड्रोजन क्लोराइड का यूज़ करते हैं। बोन ब्लैक क्या होता है, बोन्स से जो चारकोल फॉर्म किया जाता है उसको हम बोन ब्लैक बोलते हैं, तो उसके प्यूरिफिकेशन में हाइड्रोजन क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। सो दिस वाज द our topic hydrogen chloride and interhalogens and oxo acids, and our group 17 of P block is completed. So students, keep watching, keep studying, keep questioning. If you have any problem then you can ask me anytime. In next class we will see group 18 elements of P block. Till then, bye.